सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो आज का जो टॉपिक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये आपके ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। और जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हो या आपके बीएचयू वाले स्टूडेंट हो या आईलेट वाले स्टूडेंट हो या क्लैट वाले स्टूडेंट हो, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम किसी भी चीज़ को डीपली में पढ़ सकते हैं। और बाद में मैं ऐसा भी करूँगा कि कुछ रिविजनरी जो है नोट्स पे भी जो है वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें क्या होगा कि आपको फटाफट उस चीज़ को आप इजीली जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। बट अभी की जो सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो बेसिकली आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो वो माइंड में नहीं बैठेगा। तो ये जो नोट्स हैं ना आपके सामने, ये नोट्स भी इसी तरीके से जो है रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसमें ऐसा क्या चीज़ है, देखिए ये जो नोट्स हैं, देखिए इसमें ना पिक्चर्स वाइज आपको शो हो रखा है। तो इससे आप अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि जब हम किसी चीज़ को पिक्चर वाइज जो है समझते हैं तो कितना ज़्यादा आपके माइंड में इम्पैक्ट डालता। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं और आप इसे ध्यान से पढ़ते रहना। और जो मैं अगर आपको अंडरलाइन करवाऊँ उस चीज़ को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्यों आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए, आपको कुछ जो है डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम डिटेल में वगैरह में सारी चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको कुछ बातें जो हैं, आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। वो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सेक्शन सबसे पहले देखिए, टू कॉजेज़ ए बात करता है प्रपोजल के बारे में, ठीक है ना। और प्रपोजल के बारे में जो बात करता है वो क्या कहता है, प्रपोजल होता क्या है आखिर में। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, ठीक है ना। कि मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए है, सीधी सी बात है, क्या क्या सिग्निफाई करे वो नीचे है कि हिज विलिंगनेस टू डू, यानी उसकी इच्छा कि उसे वो क्या कराना है क्या नहीं कराना, मतलब वो सारी बातें उसमें वो प्रॉपर लिखी होंगी, ठीक है ना। अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी से कहता हूँ कि भाई आपको ये काम करना है, बताइए आप कितने रुपए लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले पे अभी सिर्फ प्रपोजल दे रहा हूँ कि क्या वो मेरा ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। ये मतलब होता है प्रपोजल का, ठीक है ना। कि मैं अभी सिर्फ आपसे आपको मैं अपना प्रपोजल रख रहा हूँ कि आपको क्या करना है। एक्सेप्टेंस तो बात की बात है, अभी तो एक्सेप्टेंस नहीं, प्रपोजल के बारे में। तो जो प्रपोजल की मीनिंग वो 2A में बताता है, ठीक है। तो क्या कहता है, हिज विलिंगनेस टू डू एंड abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू ऑफ obtaining द एसेंट ऑफ दैट अदर सच एक्ट एंड ही इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल। देखो ड्राइंग में देखो किस तरीके से जो है एक इंसान दूसरे को एक रिटर्न में कुछ एक प्रपोजल दे रहा है कि क्या आप ये काम करेंगे। अब जैसे सपोज करो मैं भी अभी अगर किसी को अपनी कंपनी में जॉब पे रखता हूँ तो एज अ प्रपोजल कि क्या आप मेरे कंपनी में काम करेंगे, मैं प्रपोजल दे रहा हूँ सामने वाले को ये चीज़ करने के लिए। अब वो उसकी इच्छा है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन अगर वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो लो जी, नेक्स्ट स्टेप आ गया। जब आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया किसी काम को करने के लिए और दूसरा बंदा अगर उसे एग्री हो जाता है तो वो दूसरे वाली डेफिनेशन में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है सेक्शन 2B यानी कॉजेज बी में डिफाइंड है। और प्रॉमिस क्या कहता है कि प्रॉमिस कहता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट, यानी जो जिस बंदे ने प्रपोजल बनाया उसको एज अ मेड और हिज सिग्निफिकेंट प्रपोजल इज सेड टू बी। और जब वो सामने वाला यानी जिसको वो प्रपोजल पेश कर रहा है उसको अपना एक एसेंट दे दे, सहमति दे दे, हाँ जी मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, उसी समय वो बन जाता है प्रॉमिस, ठीक है। यानी प्रॉमिस कब बनता है कि जब प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। यानी प्रपोजल तब तक है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जब वो एक्सेप्ट हो गया तो ये एज अ प्रॉमिस बन गया। कैसे, ये देखिए, ये आपके सामने एक इसके सामने पिक्चर है, कैसे दो इंसानों ने जो है एक प्रॉमिस किया है। हम ये जो बचपन में ऐसे करते हैं ना, प्रॉमिस कट्टी वाला,
एज अ प्रॉमिस किया है कि हाँ जी मैं आपका काम करूँगा। तो प्रॉमिस कब बनता है? जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब प्रॉमिस बन गया, यानी कोई चीज़ जब प्रॉमिस हो गई, अब प्रॉमिस में दो वर्ड जो है, यानी दो लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, एक होगा प्रॉमिसर और एक होगा प्रॉमिसी, ठीक है। अब कौन प्रॉमिसर होता है, कौन प्रॉमिसी होता है भाई? जिसके, अब जैसे लिखा द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, यानी वो इंसान जो प्रपोजल बनाता है, मेकिंग द प्रपोजल, ठीक है, उसको कहते हैं प्रॉमिसर। और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो हो गया प्रॉमिसी, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ए ने प्रपोजल बनाया तो ए हो गया प्रॉमिसर, और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो हो गया प्रॉमिसी, और उनके बीच जो कनेक्शन वो एज अ प्रॉमिसी है, ठीक है ना। तो याद रखना, जिसके पीछे डबल ई आ जाए समझ लो उसने एक्सेप्ट किया है। आप बड़े अच्छे से आप इसको पहचान सकते हैं कि जैसे प्रॉमिसी डबल ई आ गया, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट किया है। एंड प्रोमिसर की बात आएगी तो प्रोमिसर हु मेकिंग द प्रपोजल, ठीक है। ये कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में पता लग गया होगा। दूसरी जो वीडियो है, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ मैं, दूसरा जो आपका अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंसिडरेशन का, ठीक है। व्हाट द मीन ऑफ कंसिडरेशन, ये डिफाइंड है आपका सेक्शन 2 कॉजेज डी में, ठीक है, जो ये बताता है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन एक मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? कंसिडरेशन कहता है व्हेन द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी ऑफ एनी अदर पर्सन हैज़ डन। अब जैसे सपोज करो प्रोमिसर ने तो बोल दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है सर मैं ये काम कर दूंगा, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बदले में वो सामने वाला मुझे देगा क्या? हाँ या ना? तो जब आप किसी के डिज़ायर पे के प्रोमिसर, यानी प्रोमिसर के डिज़ायर पे अगर कोई काम आप करते हो तो बदले में आपको भी तो कुछ मिले। तो कंसिडरेशन का मतलब ही होता है समथिंग इज रिटर्न, कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, ये कहेगा सच एब्सेंस प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, यानी अगर आप उसके बदले आपको कुछ चीज़ मिल भी तो रही होगी, हाँ या ना। कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि भाई तुम मेरे यहाँ पे काम कर लो, मैंने कहा ठीक है कर लूँगा, लेकिन बदले में उसको क्या मिल रहा है वहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पिक में देख रहे हो कि किस तरीके से जो है सामने वाला मनी पे कर रहा है दूसरे को, कि ये साफ दिखा रहा है कि एज अ कंसिडरेशन मीन आप समथिंग आप पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इज़ रिटर्न, यानी आप किसी से जब कुछ काम करा रहे हो तो बदले में वो आपको क्या पे कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं तो ऐसे समझ लो कि मैं अगर किसी को कार बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैंने सामने वाले को कार दिया, ये मेरी कंसिडरेशन, सामने वाला मुझे पैसा देगा वो उसकी कंसिडरेशन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो गया वो बन गया जी एग्रीमेंट, जो कि डिफाइंड है 2E में, ठीक है। एग्रीमेंट कैसे? एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, चाहे प्रॉमिस हो या प्रॉमिस का सेट हो, ठीक है ना। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन किस फॉर्म में हो? कंसिडरेशन के फॉर्म में हो। देखा मैंने क्या कहा? देखा, प्रॉमिस, जब कोई प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये छोटी छोटी बातें ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ली जाती हैं कि एग्रीमेंट इक्वल्स टू, बच्चा कंफ्यूज होता है, वहाँ ऑप्शन होगा ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। बट याद रखना ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ये जो प्रपोजल है ये ऑफ़र है, इसका दूसरा नाम है ऑफ़र, ठीक है ना। और जो आपका जो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। एंड जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस जो बिकम अ प्रॉमिस, ठीक है ना। ये याद रखना है कि आपको वर्ड में कन्फ्यूज़न नहीं हो चाहिए। ऑफ़र मतलब कि जब मैं कोई किसी को कुछ काम करने के लिए एज अ देता हूँ, ठीक है ना। तो यही प्रपोजल भी इसी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का मतलब है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर डूइंग कंसिडरेशन फॉर द, हालांकि ऑफ़र के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, आप उस चीज़ में टेंशन मत लो। तो एग्रीमेंट समझ गए होगे आप कि जब आपकी प्रॉमिस में कंसिडरेशन हम ऐड कर देते हैं तो ओबियसली आपका क्या बन जाता है, वो
एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट को अगर हम दो भागों में बांट दें, और ये सारा खेल इसका है, ये वर्ड आपने अपने माइंड में ज़रूर याद रखना है, नॉट इन्फोर्सेबल एंड इन्फोर्सेबल। एग्रीमेंट को अगर मैं दो कैटेगरी में बांटूं, एक तरफ लिख दूं नॉट इन्फोर्सेबल, यानी अगर इसकी कोर्ट की सहमति अगर ना मिले इस एग्रीमेंट को, तो एग्रीमेंट हो जाता है भाई वॉइड। वॉइड का मतलब होता है अमान्य, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाता है बाय लॉ के द्वारा, यानी लॉ के द्वारा बाइंड हो जाता है, तो हम उसको कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है 2H में। देखो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, आपने बस एक वर्ड को लेके चलना है, वो है नॉट इन्फोर्सेबल एंड इन्फोर्सेबल। यानी अगर एग्रीमेंट में नॉट इन्फोर्सेबल है तो समझ लो वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, जिसमें देख रहे होंगे पिक में, आप देख लो कि किस तरीके से जो है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, देख लो कि पिक में किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इनके भी जो एग्रीमेंट हुआ वो बीच में दरार पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो वैलिड नहीं है, वॉइड है, मान्यता नहीं है। और जब एनफोर्स हो जाता है, सॉरी, जब एनफोर्स हो जाता है तो वो हो जाता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, यानी जब वो उसमें एनफोर्स कर देते हैं तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है ना, ये भी मैटर करता है। चलिए, तो जैसे 2H हो गया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है 2I, जिसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में भी थोड़ा हम देखिए। वॉइड और वैलिड तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें इन्फोर्सेबल होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिसमें इन्फोर्सेबल नहीं होता वो वॉइड हो जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर अब आ जाता है वॉइडेबल, ABL, यानी अभी वो वॉइड नहीं हुआ ना ही वो वैलिड है, यानी बीच का पार्ट है। मैंने सपोज़ करो, ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपके सर पे गन रख दी, ठीक है। अब गन रख दी और मैंने आपसे कहा कि चल भाई फटाफट तू ये काम कर मेरे लिए, या तू इस चीज़ पे साइन कर। तो क्या है, मैं एज अ उसे फोर्सली कह रहा हूँ ना, तो अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उसे ठुकरा दे या उसे वो एक्सेप्ट कर ले। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ या ना। अब अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बन जाता है वॉइड, ठीक है। लेकिन अगर वो दुविधा में पड़ा हो तो वो हो जाएगा वॉइडेबल, यानी बीच का पार्ट, कि उसको अब डिसाइड करना है किधर जाना है, वॉइड की तरफ जाना है या वैलिड की तरफ जाना है। अब आपका सवाल ये भी होगा, सर ऐसा थोड़ी ना होता, उसने तो उसके सर पे गन रख दी है और उससे वो हाँ करवा रहा है, तो ऐसे तो अगर उस टाइम हाँ बोल दे तो वैलिड हो जाएगा, कि बाद में अगर वो चाहे तो वॉइड करवा सकता है। हाँ, अगर वो कोर्ट में गवाही दे दे कि भाई इसने मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती मेरे से साइन करवाया, कुछ भी करवाया, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कहता है एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन। किस ऑप्शन पे ये एनफोर्सेबल हो जाता है? जैसे वन एंड मोर ऑफ द पार्टीज देयर वुड बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर एंड अदर इज वर्ड। ठीक है ना, अगर उस ऑप्शन पे एग्री कर जाता है तो ऑब्वियसली वैलिड है, अगर वो ऑप्शन नहीं करता है तो ऑब्वियसली वो इज़ अवॉइडेबल, यानी उस पर सामने वाले पर्सन पे है क्या वो उसको अब क्या उस तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो मेरी बात क्लियर से आप समझ लो कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी बीच का पार्ट, ना वो वॉइड की तरफ है ना वो वैलिड की तरफ है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला है जो टू कॉजेज एच में डिफाइन कर रहा है, वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जनाब, तो इसको हम अपनी भाषा में देखते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforced by law become a void, it is a ceases to be enforceable। क्या होता है, कभी कभी जैसे अगर हम कोई भी मतलब एग्रीमेंट हमारा वैलिड था, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम बाद वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं वॉइड। और या हम ऐसे भी कह दें कि जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कुछ टाइम तक तो वैलिड रहता है, बाद में वो इन्फोर्स नहीं हो पाता। इसका एग्जांपल क्या होगा,
इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि सपोज़ करो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने कहा कि भाई मैं आपको अपनी हॉर्स दूंगा, बदले में आपसे मेरे को 20,000 रुपये चाहिए, और ये हॉर्स जो है मैं आपको 3 दिन बाद डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच हुआ, प्रॉपरली लीगल है सारा का सब कुछ, ठीक है ना, वो उसे हॉर्स बेच रहा है, बदले में 20,000 रुपये ले रहा है। अब क्या हुआ, अगले दिन हॉर्स की क्या होती है, डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो अब वो बंदा हॉर्स कहाँ से बेचेगा, जब उस हॉर्स की, यानी जो सब्जेक्ट मैटर था जिसके चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट रहते वही चीज़ ख़त्म हो गई, तो कैसे काम चलेगा। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, यानी पहले तक तो वैलिड था लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। या ए बी में से बी की मौत हो जाती है, अब जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया वही बंदा मर गया, तो फिर तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वाइड हो गया। हम किसी दूसरे के साथ या उसके फैमिली से हम अग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्राइवेटली लॉ में काउंट किया जाता है, और इसका जो है इसमें केस वगैरह वही कर सकते हैं जो उस पार्टी इन्वॉल्व होती है, अदर पार्टीज़ के साथ हम नहीं कर सकते। तो आई होप ये चीज़ आपको प्रॉपरली ढंग से क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है एसेंशियल, अब आपको ये है अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक मान्यता प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए एक चीज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहला होता है एग्रीमेंट। भाई जब तक एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो तुम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी। अब ये एग्रीमेंट कैसे बनता है ये भी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ऑफर बाय ऑफरी, मैंने यानी एक ऑफरर कौन होता है, जो ऑफर देता है। मैंने क्या बोला था आपको ऊपर, एक बताया था ना, प्रोमिसी एंड प्रोमिसर। यहाँ पर हाँ, ये मैंने बोला था ना, जिसके पीछे डबल ई लग जाए समझ लो वो एक्सेप्ट कर रहा है, और जिसके पीछे ओ आर लग जाए समझ लो वो बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि ये बंदा जो है, ये देख रहे हो इसकी शक्ल, ये बंदा ऑफ़र देने जा रहा है इसको, और ये बंदा इसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये भी चेक करना है कि जो इस बंदे ने इसको ऑफ़र दिया है, क्या ये ऑफ़र डेफिनेट है ना, यानी इसे कर सकते हैं ना, कि मतलब कोई ऐसा तो नहीं अनकंडीशनल, आगे बात होगी ना, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पता चले कह रहा नहीं इसको ऐसे करना ऐसे करना, ऐसा कुछ नहीं। कोई अनकंडीशन, ये मतलब इसे सॉरी, कंडीशनली नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा, ठीक है ना, तो उस चीज़ पे भी आप थोड़ा सा देख लो। तो पहला चीज़ एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये ऊपर भी मेंशन है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। एग्रीमेंट इन अ टर्न इज कंपोज द टू एलिमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी एग्रीमेंट जो है वो दो एलिमेंट का एक तरीके से कह सकते हैं दिस, ठीक है ना। एंड दस देयर मस्ट बी लीस्ट टू ऑफ पार्टीज, वन पार्टी ऑफर देता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। लो जी, आपका यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब ये कहते हैं ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यस यहाँ पर यही तो बात हो रही थी। ये देखो, ये जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस, ये अभी ऑफर यानी प्रपोजल जो दिया है उसको अभी एक्सेप्ट किया है, तो इट्स अ प्रॉमिस। बट जब हम उसमें कंसिडरेशन ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा एग्रीमेंट। ये थोड़ा सा इस तरीके से आप समझ सकते हो, एग्रीमेंट है तो समझ लेना उसमें कंसिडरेशन ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी अगर इन्होंने ऑफ़र और इसने एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब है इनके बीच लेन देन हुई है आपस में, ये इसे पे करेगा तो ये दूसरा वाला भी इसे पे करेगा, तभी एग्रीमेंट बना है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो समझ लेना वो अभी भी प्रॉमिस है, एग्रीमेंट नहीं बना। मैं पहले बार इसको पहले बता दूँ, ठीक है। ओके, तो एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। दूसरा आपसे कहता है कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये लीगल रिलेशनशिप क्या कहता है, लीगल रिलेशनशिप कहता है कि द पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये मार्क कर लेना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्रीमेंट ऑफ सोशल डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कॉम्पिटेंट लीगल रिलेशनशिप। अब ये डोमेस्टिक नेचर का कि पारंपरिक
है ना, पारिवारिक हो गया या सोशल हो गया, ये सारा लीगल में नहीं आता भाई। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा, आप अच्छे से समझ लो। देखो ये हस्बैंड वाइफ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ टू बाय हर नेकलेस ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे, इट इज़ नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। भाई अगर हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी वाइफ को, किसी दूसरे को नहीं भाई, अपनी वाइफ को, कि हे मेरी वाइफ, तुझे मैं बर्थडे पर क्या दूंगा, नेकलेस दूंगा। अब भाई बंदा लॉकडाउन की स्थिति हो गई, बंदे के पास पैसा नहीं था, उसने नहीं दिया, तो क्या उसकी बीवी क्या नाम है केस करेगी कि भाई नहीं जी, ये तुम्हारा आपसी है, डोमेस्टिक नेचर का है, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है ना, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए चुपचाप घर में सुलझा लो अपनी बातें। और यहाँ क्या कहता है, अब प्रॉमिस, जैसे ए प्रॉमिस टू बी बिल्ड हाउस इन एक्सचेंज ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ लीगल रिलेशन। यानी ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी का घर बनाएगा और बदले में जो है वो उससे पैसा लेगा। तो ये सिंपली में कह सकते हैं कि भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट है और इनके बीच लीगल रिलेशनशिप भी है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसे, लीगल रिलेशनशिप। क्लियर है? ओके, इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है लॉफुल का मतलब, यानी कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन का मतलब समझ गए होंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, समथिंग इज रिटर्न, यानी सामने वाले को कुछ ना कुछ तो लौटाना ही है। अब ये बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल, और ये जो है रियल होनी चाहिए और लॉफुल होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ रियल एंड लॉफुल, उसके पीछे एक वजह है, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्यों। अब जैसे सपोज करो गिविंग अ मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी अगर मैं किसी से कोई गुड्स खरीदता हूँ, बदले में उसे मनी पे करता हूँ, तो इज़ अ लॉफुल कंसिडरेशन, है ना, क्योंकि ये रियल भी है और लॉफुल है ऑब्वियसली। लेकिन अगर सपोज करो मैं ये कहूँ ब्रिंगिंग स्टार फ्रॉम स्काई इज़ अ नॉट रियल, भाई मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो इट इज़ नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है ना। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ही है कि भाई वो रियल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ये प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपके लिए ताड़े तोड़ के लाऊंगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ अ कैपेबल पार्टी। व्हाट द मीन ऑफ कैपिटल, सॉरी, कैपेबल पार्टी मतलब क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, पार्टी यानी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्षमता होनी चाहिए, जिसमें उसे तीन चीज़ें जो है फुलफ़िल करनी पड़ेगी एक इंसान को। पहला, वो 18 साल से कम ना हो, वो एबव ही हो, 18 साल से बड़े, यानी मैं कह सकते हैं माइनर ना हो, मेजर हो। दूसरा, अनसाउंड माइंड ना हो, ठीक है ना, पागल ना हो, ठीक है ना। एंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ करो वो बंदा जो है फ्रॉड के केस में जेल गया और जेल से बाहर निकलने के बाद अब आपने को पता है कि बंदा फ्रॉड ही है और ये जेल भी गया, फिर भी आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में उसने धोखा दे दिया, तो कोर्ट कहेगा बेटा जब तुझे पता ही था कि साले वो जब फ्रॉड है तो फिर कैसे, क्यों करने गया था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो तीन बातें याद रखनी चाहिए और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, चाहे वो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आप अपने फाउंडेशन का कर रहे हो, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक इनकॉम्पिटेंट यानी एक तरह से कह सकते हैं उसमें क्षमता नहीं है, उसके लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, पर्सन जो है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, एंड पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। और अगर ये तीनों चीज़ है तो उसको हम कहेंगे इन कॉम्पोनेंट ऑफ पार्टी, यानी उसमें अभी क्षमता नहीं है। अगला है लॉफुल पर्पस, यानी हम जो भी अगर सीधी बात है जो एग्रीमेंट होगा वो मस्ट बी लॉफुल, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है लॉफुल, इसका मतलब ये है, सपोज करिए सी पे फीस टू हिज लॉयर, ये सी जो है अपने लॉयर को फीस पे कर रहा है क्योंकि वो उसका केस लड़ रहा है,
तो ये लॉफुल है भाई, सीधी सी बात है। अगर आपका केस कोई लड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर कहता है एल कहता है एम से कि भाई किल कर दे डी को और मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तो भाई सुनो मेरी बात, वो अनलॉफुल है। किसी को मर्डर करवा रहे हो तुम यार, वो कहाँ से बोलता है, कोई तो नहीं बोलेगा आपको करने के लिए, ठीक है ना। वैसे भी लॉ आपको इजाज़त नहीं देता, इसलिए लॉफुल पर्पस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी समझ गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं फ्री कंसेंट। अब ये फ्री कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है सेम सेंस एंड सेम थिंग्स, ठीक है ना। ओके तो ये क्या कहता है कि द कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री एंड genuine, is not the induce coercion, undue influence and fraud, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन। अरे वाह, ये क्या बात कही थी इसने। ये कह रहा है कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उससे फ्री एंड जेन्युइन, यानी वो अपनी फ्री माइंडली वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं बना रहे। जैसे कोयर्सन यानी उसको धमकाना, ठीक है ना, उसको अंदर डर पैदा करके आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब है आप अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मतलब एक कहते हैं ना कि एक ऊपर का जैसे कह दे कि जैसे आप देखे होंगे कि आईएएस वगैरह है, उसके नीचे काम करने वाला है, उसको ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए दे रहा है और जबकि उसकी इच्छा नहीं है, तो ओबियसली ये क्या है, वो अपने सुपीरियर का फ़ायदा उठा रहा है कि भाई वो अपने पोस्ट का जो है फ़ायदा उठा के उससे काम करवा रहा है, तो वो हो जाएगा अनडू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड का मतलब है कि भाई उसकी इंटेंशन है सामने वाले को नुकसान, डिसीव पहुंचाना, ठीक है ना, वो होता है फ्रॉडली, ठीक है ना, कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ फ्रॉडली कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ पे भी आपने वो फ्री कंसेंट में शामिल नहीं होता। एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये है कि जैसे सपोज़ करिए, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जैसे सपोज़ कर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मुझे पता है, अब मैंने उसको एक ये चीज़ डॉक्यूमेंट प्रॉपर दे दी, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो गलत है, यानी जो चीज़ गलत है लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये चीज़ गलत है, मैंने उसको सही करके दे दिया, हाँ जी ऐसा होता है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है। अब मैंने ऐसे बोल दिया, सपोज करो मेरे को नहीं पता, लॉ नहीं पता, ठीक है ना, और मैंने उससे कह दिया कि सर आप 18 साल वाले जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, 18 साल से कम वाले कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि रियलिटी तो ये नहीं कहता। रियलिटी क्या कहता है, 18 से नीचे वाले माइनर लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये तो पता है सच, लेकिन मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, और मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ये मान के कि नहीं जी ये सच है, जबकि वो गलत था। तो जब कोई चीज़ गलत होता है और हम उसको सच मान के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसमें याद रखना कोई इंटेंशन नहीं होती, फ्रॉड में इंटेंशन होती है लेकिन इसमें कोई इंटेंशन नहीं होती, ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, फ्री कंसेंट हो गया। वैलिड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। द एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड और इलीगली बाय लॉ, यानी वो वॉइड नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट और इलीगल नहीं होना चाहिए। और मैंने वॉइड के बारे में ऊपर बता दिया है आपको कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहाँ एग्जांपल है, जैसे डी एग्री हो गया टू सेल सीज गारमेंट, यानी डी जो है वो सहमत हो गया कि वो सी का जो है गारमेंट बेच रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी क्वालिटी वैल्यूज़ कितनी की है, नॉट डिस्कस, उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बिकॉज द अनसर्टेन। डन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से रखना है। अगला है कि प्रोमिसेस ए प्रोमिसेस बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू दी मैजिक, यानी ए प्रॉमिस करता है बी से कि मैं भाई अपने जादू से बरसात कर दूंगा। अरे आप पगला है मजाक कर रहा है कि, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। तो ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली वॉइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक लीगल फॉर्मेलिटी, हर चीज़ के लिए लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब है जैसे राइटिंग में हो, जैसे सीधी बात है, हर चीज़ अगर राइटिंग में हो ना तो प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में भी रिक्वायर एडिशनल इन राइटिंग, जो भी चीज़ हो रही है ना राइटिंग में हो तो हम प्रूफली दिखा सकते हैं। अगर ओरली हो रहा है तो भाई उसके लिए कोई प्रूफ
नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये था एक वैलिड कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग, है ना। तो आप अगर आपको इतनी भी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं समझ लूँगा कि आपने बहुत आप इंटेलिजेंट हो रहे हो धीरे धीरे। एंड आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मैं जितनी वीडियोस आपको मैं दूंगा, और अगर आपने उसे सही से पढ़ लिया तो आप कॉन्ट्रैक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। तो तो मैं ये वीडियो जो है आज की मैं यहीं ख़त्म करूँगा, ताकि अगले पार्ट में इससे आगे यानी ऐसी पार्ट बनाता रहूँगा हाफ आवर की, आपको आपके लिए भी हो जाए और मेरे लिए भी काम हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मेरे लिए भी कुछ बेनिफिट हो, मोटिवेट तो मेरे को भी मिलता रहे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो क्या, तो बाकी आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें, एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तब हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।